नमस्कार, स्वागत है उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आईआईटी रुड़की के 175वां स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी उपस्थिति में समारोह की गरिमा बढ़ाई है और साथ ही भारत सरकार में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे ने भी भाग लिया है। और इस दौरान ओम बिरला ने कहा है कि आईआईटी रुड़की अनुसंधान में सबसे आगे है और देश और क्षेत्र के विकास में योगदान देता रहा है। संस्थान शिक्षा में उत्कृष्ट का वैश्विक स्तर प्राप्त करने और अपने इनोवेटिव रिसर्च में सस्टेनेबल और समानतापूर्ण समाज बनाने में प्रयासरत रहा है। आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस पर और पुराने विद्यार्थी एलुमनियो के समारोह में आना हुआ। उत्तराखंड की धरती जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति गंगा मां, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आयुर्वेद, योग, विज्ञान की धरती है। विज्ञान के सेक्टर के अंदर इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि करण माहरा ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा है कि कुछ लोग कांग्रेस में दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बीजेपी ज्वाइन करा रखा है। और साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस में कई एजेंट छोड़ रखे हैं जो दिन भर कांग्रेस दफ्तर में बैठते हैं, लेकिन शाम को बीजेपी के नेताओं से उनके घर पर मिलते हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गर्लफ्रेंड वाले बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार किया है और कहा है कि यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष की मानसिकता को दर्शाता है और उन्होंने कहा है कि यह बयान महिला विरोधी है। साथी से कह रहा हूं, कांग्रेस में बैठे हुए लोग तुम्हारा चरित्र हरण करने का भी काम करेंगे। ये बहुत तेजी से हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई लड़ो, किसी के व्यक्तिगत जीवन में चरित्र हत्या करके किसी का नुकसान ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो मत करो बेशर्मो। ये मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने यहां बैठे अपनी अपनी लाज बचा के रखो। आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको बीजेपी ने कांग्रेस में डाला है या बीजेपी के जो सहयोगी हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हर उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हटाएंगे। मैं तो कहती हूँ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी से इस तरीके का बयान आना बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही एक मुझे लगता है कि मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें एक जनप्रतिनिधि के तौर पे बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भाजपा के पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत कार्यों को लेकर भाजपा जो है धरातल पे जनता के बीच में होती है। हमें इस प्रकार की कोई जासूसी करने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है और ना ही इस तरीके का वो वहम अपने दिमाग में पाले। वो इससे बेटर अपने संगठन को सुधारें, अपने संगठनों की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन पर फोकस करें। और इन्वेस्ट इंडिया की ओर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत उत्तराखंड में की जा रही है और इसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से अलग अलग प्रोडक्ट चुने गए हैं, जहां अल्मोड़ा से बाल मिठाई, उत्तरकाशी से लाल चावल जैसे प्रोडक्ट्स हर जिले में चुने गए हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्ट इंडिया का मकसद लोकल चीजों को ग्लोबल लेवल तक ले जाना है और ओडीओपी की और भी बेहतर बनाने के लिए अमेजॉन और जेम जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर इसका बढ़ावा देना है। किया जा सकता है अच्छी मार्केटिंग। उत्तराखंड ने जो स्कीम अपनी 2021 में शुरू कर दी, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के नाम से, क्योंकि हमें लगा
कि ये एक जिले में सिर्फ एक उत्पाद को नहीं बल्कि कम से कम 2 तो हमें लेने चाहिए, क्योंकि जिले में ही कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमारा जो सोच थी उस समय राज्य सरकार की, उसको पूरे नेशनल लेवल पे भी ये पहचान इसकी तारीफ हुई है कि हमने पहले ही सोच लिया कि हमारा एक प्रोडक्ट से नहीं काम चलेगा बल्कि 2 प्रोडक्ट लेने होंगे। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल पहले लॉन्च किया था, इसके तहत हम 765 जिलों से एक प्रोडक्ट का चुनाव हुआ है और हम उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, एक लोगों के साथ कनेक्टिंग इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू द ग्लोबल मार्केट। और इन प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस को एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक अच्छे पैकेजिंग के माध्यम से, उनकी क्वालिटी अपग्रेडेशन के माध्यम से और जितने भी डिजाइन इंटरवेंशन है उनको एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ले जाना, जेल पर ले जाना। इसके अंतर्गत हम इन प्रोडक्ट्स को कोशिश कर रहे हैं कि एक नई पहचान मिले, लोग इसके बारे में जाने। और हरिद्वार में जाने माने बिल्डर और समाजसेवी यूसी जैन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। यूसी जैन के द विजडम ग्लोबल स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने स्कूल के चेयरमैन यूसी जैन और प्रिंसिपल संजय देवांगन पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने शिकायत देते हुए बताया है कि वह द विजडम ग्लोबल स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल लंबे समय से उस पर संबंध बनाने का दबाव डाल रहे हैं। इनकार करने पर उसे नौकरी से भी हटा दिया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक तहरीर आई थी, एक वहां के अध्यापिका हैं, उन्होंने कंप्लेन दी थी कि उनके साथ वहां पे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और एविडेंस भी देने के लिए कहा गया है। एविडेंस के आधार पे जो भी कार्रवाई होगी उसको वैधानिक कार्रवाई की। और हरिद्वार में जिला सेवा योजन कार्यालय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जिला सेवा योजना अधिकारी अनुभा जैन अपने कार्यालय में मौजूद नहीं रहती है और जिसके चलते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब क्षेत्रवासियों ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से इसकी जानकारी ली तो उन्होंने बताया है कि सेवा योजना अधिकारी ने फोन पर छुट्टी की बात कही, लेकिन अभी तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई है। वहीं प्रदेश सेवा योजन विभाग के डायरेक्टर हरबीर सिंह ने जिला सेवा योजना अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं होती है तो जिला सेवा योजन कार्यालय पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तक यहाँ कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उनकी दूरभाष पर वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा कि आज मैं लीव पर हूँ। मुझे बोला कि मैं आज लीव पर हूँ। पिछले लगभग 30-35 दिनों से हम यहाँ पर लगातार हमारे क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं और हम भी कई लोगों की सिफारिश करते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर। तो पिछले लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है, ना यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जो उनकी बड़ी अधिकारी थी वो कोई यहाँ मिलती नहीं थी, तो इसलिए हमने इसके विषय में लगभग हमने 5-6 बार डीएम साहब को भी शिकायत की है और अन्य लोगों से भी कराई है, जनप्रतिनिधि है उनसे भी हमने शिकायतें कराई है। तो इस प्रकार की अगर दिक्कत आएंगी तो ये तो बहुत हमारे लिए गंभीर विषय है। वार्ड से पिछले 1 महीने से मुझे कई बार शिकायत आई है बच्चों की कि कई बार बच्चे आते हैं यहाँ पर ताला लगा मिलता है और इस चीज के लिए मैंने एसडीएम साहब को ही फोन किया, मेरी डीएम साहब से मेरी इस विषय में वार्तालाप हुई और उनकी तरफ से भी आश्वासन मिलता है कि आप कल भेज दीजिएगा और डेली बच्चे आते हैं, अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। और उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अब मॉडर्नाइजेशन कराया जाएगा, लेकिन इस फैसले से मदरसे के मौलाना खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार के मदरसा संचालकों का कहना है कि मदरसे में नवीनीकरण कराया जा रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी से जुड़े हो या फिर नहीं। वही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के इस फैसले का मदरसा संचालकों ने विरोध किया है। ज्वालापुर मदरसा के प्रबंधक ने बताया है कि अक्सर मदरसों की छवि को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन मदरसों में इंग्लिश, विज्ञान सहित मैथमेटिक्स की तालीम दी जाती है और जिसमें आने वाले समय में बच्चे अपने भविष्य में
आगे बढ़ सके। मदरसे में ड्रेस कोड के फैसले को उन्होंने सही बताते हुए कहा है कि मदरसे में पहले से ड्रेस कोड का नियम कायम है। की बात है जो फालतू ये यहाँ इस मुल्कों के अंदर यही तो सबसे बड़ा रोना है। यहाँ सियासत करने वाले खामखागी बिना बात के वो ज्यादा है, काम कम करते हैं, बकवासबाजी ज्यादा करते हैं। मदरसों की पोजीशन को मजरू करने के लिए बकवासबाजी की जाती है। मदरसे हैं ये, इनमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो ड्रेस तो हमारे मदरसे में देख रहे हैं आप, सफेद बच्चे में फिर रहे हैं। देखिए जरा, देखिए आप, सफेद बच्चा, आप नीचे जाइए, लड़कियों का सबका ड्रेस है, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई चीज बुरी नहीं है अगर ड्रेस कोड आती है। मतलब बच्चे जो है अपने मदरसे वाले जो है अपना यूनिफॉर्म बच्चों का पहनने का मुतय्यन करते हैं। और भारतीय किसान यूनियन आगामी 26 नवंबर को हजारों किसान के साथ देहरादून में महापंचायत करने की तैयारी में जुटी हुई है। एमएसपी, बकाया गन्ना भुगतान और गन्ने का मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर यह महापंचायत होगा और जिसके लिए किसान गांव-गांव जाकर किसानों से बात करेंगे। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश में पैरोई सत्र शुरू हो चुका है और किसान अपना गन्ना शुगर मिलों में डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किए हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा में गन्ना का मूल्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शिरकत करेंगे और राज्यपाल से मिलकर किसान के प्रति सरकार के गोलमोल रवैयों के खिलाफ ज्ञापन देंगे। एक बड़ी पंचायत है किसान यूनियन की। ये पंचायत दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पर, चूंकि 26 नवंबर को हमने दिल्ली घेरी थी और अभी कुछ काम में बकाया है। एसएमपी का जो बकाया राजस्थान सरकार ने कर दिया, तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही भाई? बताओ, राजस्थान में भारत में है तो इन्हें करना कुछ नहीं ना, इन्हें जुमले पिलाने जनता को, जुमले बुक्की मारी जनता नंगी कर दी। और कोसी नदी पुनर्जीवन अभियान को जन अभियान बनाने का प्रयास जारी है। महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चौनौदा और राजकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय चौनौदा में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम समन्वयन गजेंद्र पाठक ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों से कृषि उपकरणों और जलौनी लकड़ी से जलवायु परिवर्तन होने से जल स्रोतों और जैव विविधता पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके कारण गधेरे और नदियों का जल स्तर लगातार कम हो रहा है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है कि वन्य विभाग अपने स्तर से जंगलों के संरक्षण एवं संवर्धन पर काम कर रही है। जंगलों को आगे बढ़ाने और जंगलों के संरक्षण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और पोखरी मिनी स्टेडियम में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी और एसडीएम कमलेश मेहता ने किया है और इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रीति भंडारी ने कहा है कि खेल में हार जीत मुख्य नहीं होता है, खेल में प्रतिभाग करना मुख्य है। एसडीएम कमलेश मेहता ने कहा है कि खेलों के आयोजन से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और खेलों से ही शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को मेडल व नगद राशि भी दी गई है। Good evening to all. Myself Srishti Gurjal. I am from Atal Utprish GIC Nangnath. I study in class 10th. I took up first position in 600 meter race and my experience was very good, and this is a very big opportunity to us that we go in district level and then in state level. खेल महाकुंभ 2022-23 के शुभ अवसर पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इससे पहले न्याय पंचायत लेवल पर ये प्रतियोगिता स्थापित हुई थी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले अभ्यर्थी आज ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं
आने वाले जो भी यहाँ से सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड स्थान के बालक बालिका सेलेक्ट होंगे, वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे अपने प्रतिभा करेंगे। और आज आपने देखा होगा कि पहाड़ का बच्चा एक उभर के आ रहा है। खेल महाकुंभ जो 2022 का आयोजन जो पोखरी के इस मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है, सम्मानित समस्त बच्चों का, जो हमारे आयोजक करता है दीपक बिज जी का, जो भूमिका निभा रही है शिक्षक शिक्षिकाएं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वो आज उन्हें मिला है और मैं उन्हें अपना शुभाशीष देना चाहूंगी। वो अच्छे से खेलें और आगे निकलें। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ऐसे कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाना है, इसलिए मैं आप उन सभी बच्चों का दोबारा स्वागत करता हूं। 3 दिन ये लगातार ये खेल प्रतियोगिताएं चलेंगी। आज अंडर 14 की यहाँ पर आयोजन हो रहा है और 2 दिन अंडर 17 और जो अंडर 21 के यहाँ पे स्पोर्ट्स होने हैं। और जो भी यहाँ पे खिलाड़ी फेस्ट आएंगे वो इसके बाद 28 तारीख से जिले में होने वाले खेल महाकुंभ में। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में बीजेपी सरकार के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है, जिसमें प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी मंत्रियों और अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास और वहां की समस्याओं के निदान के लिए दिशा निर्देशित किया है। चिंतन शिविर में प्रदेश के आला अधिकारी एवं कैबिनेट मंत्रियों ने 2025 तक विशेष योजना बनाने की बात कही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने की भी बात कही है। वही पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का विकास किस प्रकार से किया जाए उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सबको कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है, उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह कहना है कि उन्हें अधिकारियों ने डार्क में रखा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि अधिकारी अंधेरे में रख रहे हैं तो मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। और उन्होंने आगे यह कहा है कि यह कम मुख्यमंत्री और उनकी प्रशासनिक क्षमता की कमजोरी को दर्शाता है। वही उन्होंने अंकिता भंडारी केस को लेकर कहा है कि अंकिता भंडारी केस के सबूत मिटाए गए हैं और उनके माता पिता के वार्तालाप की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की गई है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से डीजीपी के इस्तीफे की मांग की है। नवीन जोशी जी कि जिस पार्टी को लोगों ने वोट दिया और जिनकी सत्ता है, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को ठीक करना, जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन ठीक से चले, जिनकी जिम्मेदारी है विकास हो और उत्तराखंड की इकोनॉमी ठीक हो, उस पार्टी के अंदर आपसी द्वंद्व जो दिखाई दे रहा है वो हमारी चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री के समय समय पर जो वक्तव्य आ रहे हैं या जो उनके डिसीजन पावर है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, मुझे उस पर कहीं डाउट। और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही ऋतु खरनोड़ी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैकडोर की भर्तियों को निरस्त कर दिया था। हालांकि मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधानसभा
सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी थी और जिस आदेश को विधानसभा द्वारा खंडपीठ में चुनौती दे दी गई थी, लिहाजा आज खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेशों को निरस्त कर दिया है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों को सही ठहराया है। तो वही हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई 228 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधी अधूरी बताई है और साथ ही कहा है कि राज्य की पहले विधानसभा से जांच होनी चाहिए। यही नहीं, इस कार्रवाई से जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी दिलवाई है और वो सभी बच गए हैं, उन्होंने कहा है कि किसी की नौकरी चले जाने से कांग्रेस खुश नहीं है, लेकिन जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक पर रखकर नौकरियां लगवाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। विधानसभा जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है। हम 2001 से जब से राज्य का गठन हुआ है, जब से विधानसभा बनी है, हम तो तब से जांच की मांग है। इसमें सारे जो बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई वो तो सब बच गए। किसी की नौकरी से हाथ धुलाना या किसी की नौकरी चले जाने में हम लोगों को खुशी नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, आरएसएस या कोई भी, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों में डाका डालकर बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां नैतिकता को ताक पर रखी, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। और मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।